गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पढ़ाई की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त होती रहे। आज हम लोग औद्योगिकरण के युग के अंतर्गत औद्योगिकरण का युग लेसन हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आज हम लोग उपनिवेशों में औद्योगिकरण के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, किस प्रकार से उपनिवेशी देशों में औद्योगिकरण शुरू हुआ, उसमें से भारत भी एक है जो जहाँ पे उपनिवेश स्थापित हुआ था और वहाँ इंग्लैंड के आने के बाद भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी और फिर व्यापार जो हुआ उसका विकास शुरू हुआ। तो सबसे पहले भारतीय कपड़े का युग शुरू हुआ। भारतीय कपड़े में मुख्य रूप से सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र, इन दोनों का तेजी से निर्यात शुरू हुआ क्योंकि भारत में कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, जिसके कारण सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र का उत्पादन शुरू हुआ, निर्यात शुरू हुआ। इसमें सबसे पहले आर्मेनिया और फारस में शुरू किया था। आर्मेनिया में और फारस के देशों में ये वस्त्र जो हैं वो जाने लगे और भारत में जहाँ से व्यापार होता था मुख्य रूप से हुगली था, मछलीपट्टनम बंदरगाह जो थे वो मुख्य व्यापारिक बंदरगाह होते थे और वहीं से व्यापार की शुरुआत ज़्यादातर हुई थी और इन बंदरगाहों का उपयोग जो था वो व्यापार के लिए ही किया जाता था। तो इस तरह से भारत में 1750 के दशक में 1750 के दशक में यूरोपीय जो कंपनियां थी वो भारत आई। ठीक ना, कई यूरोपीय कंपनियां जो थी वो भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। उनका आगमन हुआ था भारतीय और उनका ये था कि भारतीय व्यापार पे वो स्वयं नियंत्रण रखें, भारतीयों का नियंत्रण न होकर तो भारतीयों ने व्यापार पर अपना नियंत्रण जो था वो धीरे धीरे उनका नियंत्रण जो था वो समाप्त होने लगा और यूरोपीय कंपनियों का नियंत्रण शुरू हो गया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय बाजार में ही भारतीय व्यापार को कोई अन्य लोग उसको नियंत्रित करना शुरू कर दिया, जिसका कि असर जो था भारतीय व्यापार पर दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे और कुछ कंपनियाँ जो थीं वे व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। कुछ कंपनी हमारे भारतीय बाजार पे एकाधिकार कर लिया था और हुगली जैसे पुराने बंदरगाह जो थी उनमें व्यापार के लिए गिरावट आनी शुरू कर दी थी। वहाँ से जो व्यापार होता था वो धीरे धीरे कम होने लगा और उसके बाद बॉम्बे और कोलकाता के नए बंदरगाह जो थे वो विकसित हुए क्योंकि मुंबई वगैरह से आसानी से कई देशों में व्यापार या कई कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं महाद्वीप में हम मुंबई के माध्यम से व्यापार कर सकते थे, इसलिए वहाँ पे नए नए बंदरगाह विकसित किए गए जिससे कि औपनिवेशिक जो शक्ति थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया इन्हीं व्यापार के माध्यम से ही। ठीक है, अब इसमें बुनकरों की क्या स्थिति थी। कपड़े का युग शुरू हुआ, बुनकरों की स्थिति अब ये हो गई क्योंकि अब भारतीय मार्केट में यूरोपीय कंपनियों का आधिपत्य हो गया था, अधिकार हो गया था, तो भारतीय जो बुनकर होते थे उनके समक्ष कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ठीक है, क्योंकि और कई समस्या
समस्या उत्पन्न होने का वो अपने गांव को छोड़कर कई दूसरे गांव में चले जाते थे। और व्यापार और इसमें यूरोपीय, क्योंकि कपड़ों के निर्यात से ही यूरोपीय कंपनियां जो थी उनका विस्तार होना शुरू हुआ, ठीक ना, धीरे धीरे। और कपड़ों के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालीज, ये सब व्यापारियों में आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी, कंपटीशन होने लगा, जिसका कि भारतीय बुनकरों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा था। और इस प्रतिस्पर्धा में हो गए तो जो ये लोग माल तैयार करते थे वो मशीनों के माध्यम से माल तैयार किया जाता था। और ब्रिटेन मशीनों के माध्यम से माल तैयार, या यूरोपीय कंपनियां जो तो मशीनों के माल से तैयार करते थे, और ये काफ़ी महंगे दामों में मिलता था। जो बुनकर होते थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की कोशिश की थी। आप जैसा कि जानते ही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 16वीं शताब्दी में, और वो अपनी एक सत्ता बैठाने की कोशिश की। और इसके पश्चात प्रतिस्पर्धा तो जो था वो धीरे धीरे इसने खत्म करना शुरू कर दिया। और कई स्थानों पर जैसे बंगाल, कर्नाटक, ये कई स्थान जो थे बुनकर जो थे वो अपने गांव को छोड़कर अन्य गांव में जाने लगे, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही थी। बुनकरों की स्थिति की जानकारी के लिए और कपड़ों की गुणवत्ता की जानकारी के लिए, ठीक ना, बुनकरों पर निगरानी के लिए, तैयार माल को एकत्र करने के लिए एक गुमाश्तों की नियुक्ति की जाती थी। गुमाश्ता जिसको कहते थे, वो बुनकरों की स्थिति के विषय में जानकारी रखते थे, तैयार जो कपड़े होते थे उसके विषय में जानकारी रखते थे। तो इसके लिए गुमाश्तों की नियुक्ति की गई, ताकि इसके माध्यम से हर एक चीज़ के विषय में जानकारी कंपनियों को मिल सके। और गांव में कोई सामाजिक, अब चूँकि गांव होता था इसलिए कोई विशेष सामाजिक संबंध नहीं होता था। वहाँ के लोग बहुत कहते थे कि बहुत घमंडी होते थे गांव में, और जो गुमाश्ते होते थे कभी कभी इनकी स्थिति को देखकर उनको सज़ा भी देते थे। पुलिस जो होती थी उनको बुनकरों की पिटाई भी करती थी। तो इस तरह से बुनकरों की स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय होती गई भारत में। अब भारत में मैनचेस्टर का आगमन हुआ, ठीक ना। मैनचेस्टर ब्रिटेन, इंग्लैंड में सूती वस्त्र का जहाँ हब है, जहाँ केंद्र है, उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत में मैनचेस्टर का आगमन हुआ। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, सूती वस्त्र उद्योग का हब है, ठीक ना। उसी तरह से इसमें भी इसका भी आगमन हुआ मैनचेस्टर का। तो इसमें ये था कि 1811 और 12 ईस्वी के करीब, ठीक ना, 1811 और 12 ईस्वी के करीब ये कंपनियां यहाँ की, जो भारत में जो सूती माल का निर्यात होता था लगभग 33% था। सूती वस्त्र, ठीक ना, निर्यात किया जाता था भारत से इंग्लैंड के देशों में या कई यूरोपीय देशों में। तो लगभग 33% ये होता था। लेकिन धीरे धीरे 1850 से 51 तक आते आते, ठीक है, 1850-51 आते आते ये गिर कर मात्र 3% रह गई। यानी कि भारत से निर्यात अब कम होने लगा, क्योंकि इंग्लैंड में सूती वस्त्र का केंद्र विकसित हो चुका था पूरी तरह से। और इंग्लैंड जो था वो अब स्वयं निर्यात करता था अन्य देशों के, और रॉ मटेरियल जो वो जो था वो उसको आयात करता था। तो कपास का प्रमुख उद्योग विकसित हो गया था इंग्लैंड में, जिसके कारण भारत से निर्यात जो था वो धीरे धीरे कम
होने लगा, सूती माल का निर्यात जो था वो कम होने लगा। और फिर इसके बाद उद्योगपति जो थे वो सरकार से कहने लगे कि सूती वस्त्र पे जो आयात लगाया जा रहा है, आयात शुल्क जो लगाया जा रहा है वो कम किया जाए, ठीक ना। इसके लिए इसके लिए दबाव डाला गया गवर्नमेंट पे, जिसमें मैनचेस्टर ने अपना माल किसी भी प्रतिस्पर्धा का सामना किए बिना, ठीक ना, मैनचेस्टर जो वहाँ का है इंग्लैंड का, वहाँ पे वो किसी भी प्रतिस्पर्धा किए बिना ही वो ब्रिटेन में ही अपने माल को बेच देते थे। और 1870 के दशक में इंग्लैंड से कपास का आयात भारतीय आयात के मूल्य का लगभग 50% से अधिक कर दिया गया था। यानी कि भारत से जो कपास जाता था वो इंग्लैंड में तैयार माल जब होता था तो 50% अधिक मूल्य उसका तय कर दिया जाता था। तो इस तरह से भारतीय माल का धीरे धीरे यूरोपीय देशों में बिकना जो था वो कम होना शुरू हो गया, निर्यात जो था वो कम होना शुरू हो गया, जिससे भारत के बुनकरों की स्थिति जो थी वो बहुत खराब होती चली गई, ठीक ना। भारतीय बुनकरों की जो स्थिति थी वो खराब होने लगे, क्योंकि कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। निर्यात बाजार कम हो गया ना, हम आयात करने लगे, निर्यात बाजार जो था कम हो गया। स्थानीय बाजार जो थे मैनचेस्टर में बने वस्त्रों की अधिकता हो गई, मतलब डिमांड उसमें अधिक होने लगा, क्योंकि मशीनों से माल तैयार होता था और वो माल जो था, वस्तुएं जो थी वो कम मूल्य पर मिलती थी, और जो हाथों से बनी वस्तुएं होती थी वो अधिक मूल्य पर मिलती थी। तो इस तरह से भारतीय बुनकर जो थे वो मशीनों से बने माल के समक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और उनकी स्थिति जो थी वो दिन ब दिन खराब होती चली गई। उसी समय अमेरिका में भी गृह युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है। 1875 के दशक के समय ही अमेरिका में भी गृह युद्ध शुरू हो गया था, जिससे कि अमेरिका में कपास का जो निर्यात था वो लगभग बंद हो गया और ब्रिटेन भारत से कच्चे माल का आयात करने लगा। भारत से रॉ मटेरियल जाता था, कच्चा माल, और कच्चा कपास जो था निर्यात में आई वृद्धि से उसकी कीमत में भी वृद्धि होने लगी, क्योंकि ब्रिटेन में निर्यात बहुत अधिक मात्रा में होता था तो उसका मूल्य बढ़ गया था वस्तुओं का, जिससे कि रॉ मटेरियल्स के मूल्य भी बढ़ा दिए गए थे, उनका भी मूल्य अधिक होने लगा था। और भारतीय बुनकरों को उच्च कीमत पर कच्चा माल क्रय करना पड़ता था, क्योंकि भारत जो था वो अन्य देशों से भी रॉ मटेरियल्स मंगाता था, जिसके लिए उसको अधिक दाम देने होते थे, जिससे कि बुनकरों की स्थिति तो पहले ही दयनीय थी। अधिक पैसा देकर माल खरीदने से, कच्चा माल या रॉ मटेरियल खरीदने से उनको और भी नुकसान शुरू हो गया। तो इस तरह से भारत में शुरुआत तो कपड़े से ही हुई थी, ठीक है, कॉटन की और रेशमी कपड़ों से ही भारत में व्यापार शुरुआत हुई थी। लेकिन धीरे धीरे भारतीय बाजार पे दूसरे देशों का कब्जा होने से, उन्हीं में आपस में प्रतिस्पर्धा होने से भारत जो था इस बाजार से बहुत दूर होता चला गया और भारतीय बाजार पे अन्य देशों का आधिपत्य जो था वो स्थापित हो गया। कई कंपनियां आई, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालीज, इंग्लैंड, ये कई कंपनियां आकर भारतीय बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करने लगी। इस तरह से भारतीय बाजार जो था वो पूरी तरह से दूसरे के नियंत्रण में हो गया और यहाँ के जो बुनकर की स्थिति थी, जो उत्पादकों की स्थिति थी, वो धीरे धीरे हालत जो उनकी थी वो खराब होती गई, क्योंकि निर्यात भी कम होने लगा था
इंग्लैंड में बनी वस्तुओं की डिमांड अधिक होने लगी थी, जिसके कारण भारतीय जो वस्त्र थे उनके निर्यात कम होने लगे थे, आयात पे निर्भरता बढ़ने लगी थी, रॉ मटेरियल्स भी भारत को बाहर से मंगाने पड़ते थे, ऊंची कीमत में मंगाने पड़ते थे, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि भारतीय मार्केट जो था भारतीयों के लिए शिथिल पड़ता चला गया। इसके बाद कारखानों का विकास हुआ, ठीक ना, कई प्रकार के कारखाने स्थापित हुए। इसमें सबसे मुख्य था जूट मिलें थीं, सूती वस्त्र की मिलें थीं, इनकी कारखाने जो थे वो ज़्यादा स्थापित हुए थे और इसके माध्यम से विकास की शुरुआत, प्रगति जो थी वो भारत में शुरू हुई थी। तो इसके विषय में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे थोड़ा और कुछ पॉइंट है जिसको हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप आज के लिए इतना ही आपके लिए है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और इसको नोट करते रहिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा एज इट इज़ मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, आप मुझसे पूछ सकती हैं। धन्यवाद।